Hello everyone, today we will discuss chapter 23 of Modern History Spectrum, Quit India Movement, Demand for Pakistan and Indian National Army. So in our earlier video, we have discussed about civil disobedience movement, Second World War, August Offer, and then individual satyagrah launched by Mahatma Gandhi and arrival of Cripps mission. Now we will see because due to the disappointment from the Cripps mission, the nationalist launch Quit India movement, which is also called spontaneous movement or August Revolution. Basically, this was a leaderless movement. The Cripps proposal failed, which had led to disappointment among the Indians and exposed Britain's unchanged attitude. Second point, the factor which led to the Quit India movement is Second World War had lead to huge economic crisis and it led to further political churning. Third point is Japanese had captured a big part of Burma and it was on the verge of invading India. Gandhiji was so much inclined to start a mass movement. And the other reason or factor is British arrested all the leader who had converted the movement into a revolt. So there is a question asked that Quit India slogan was given by whom? To Yusuf Meher Ali. Basically give this slogan of Quit India. Here in 1942 July, Congress Working Committee met at Wardha and resolved that it would authorize Gandhi to take charge of non-violent mass movement. So resolution generally referred to Quit India resolution passed. प्रपोज कौन करते हैं इसे? जवाहरलाल नेहरू प्रपोज करते हैं और सेकेंडेड बाय सरदार पटेल. इट वॉज अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन बॉम्बे इन अगस्त. जो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन होता है उसे रेटिफाइड कौन सी मीटिंग में किया जाता है? ये ग्वालियर टैंक जो है बॉम्बे में अगस्त 8 1942. प्लीज रिमेंबर दिस डेट, अगस्त 8 1942 ग्वालियर टैंक बॉम्बे में रेटिफाई किया जाता है और गांधी जी गेव अ कॉल डू और डाई ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट. The Gandhian mantra is do or die. We shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the perpetuation of our slavery. In August 9, 1942, all the top leaders of the Congress were arrested and taken to unknown destination. जिसकी वजह से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होती है या प्रोविंशियल कांग्रेस जो कमेटी होती है, उन्हें अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908, जिसकी वजह से जितने भी मेजर लीडर हैं नेशनल मूवमेंट के वो आउट ऑफ द पिक्चर है. तो यहाँ पे अरुणा असफ अली टिल देन रिलेटिवली बहुत अननोन थी. इस टाइम पे वो आती हैं और कांग्रेस कमेटी सेशन को प्रेसाइड करती हैं ऑन अगस्त 9 और होस्ट करती हैं इंडियन फ्लैग को. और जो उषा मेहता हैं स्टार्ट करती हैं एक अंडरग्राउंड रेडियो जिसका नाम है फ्रीडम रेडियो बॉम्बे में. और मार्च 23 1943 को पाकिस्तान डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है. इसी रीज़न की वजह से फरवरी 1943 गांधी जी जो हैं 21 डेज का फास्ट रखते हैं एज ब्रिटिशर वांटेड टू स्टॉप द क्विट इंडिया मूवमेंट. यहाँ पे फिर द लीडरलेस पीपल टर्न वायलेंट एंड इन सम प्लेसेस वी सी पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड, जैसे कि हमारा BTS बलिया, तामलुक और सतारा. बलिया में अगस्त 1942 एक वीक के लिए अंडर चित्तू पांडे जो हैं वहाँ पे बलिया यूपी में है, वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बनती है. फिर तामलुक मिदनापुर बंगाल में जहाँ पे एक जातीय सरकार बनती है, अंडरटुक साइक्लोनिक रिलीफ वर्क करते हैं, यहाँ पे सैंक्शन ग्रांट करते हैं स्कूल्स के लिए और सप्लाई करते हैं पैडी फ्रॉम रिच टू पुअर फार्मर्स और ऑर्गेनाइज करते हैं विद्युत वाहिनीज. ये जो विद्युत वाहिनीज हैं ये एक 72 ईयर की एक ओल्ड लेडी है हमारी मितांगनी हजारा, जो कि वंदे मातरम की का गाना गाते हुए फ्लैग को होस्ट करके वंदे मातरम गा रही हैं और उसी टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है वहीं पे इसी मूवमेंट के दौरान. फिर हम देखते हैं यहाँ सतारा में भी पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है जिसका नाम है प्रति सरकार. ऑर्गेनाइज किसके अंडर में की जाती है? YB चवन, नाना पाटिल. और यहाँ पे विलेज लाइब्रेरीज और न्याय मंडल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और प्रोहिबिशन कैरिड ऑन महात्मा गांधी मैरिज वर ऑर्गेनाइज्ड. यहाँ पे कौन कौन से दल आते हैं? यहाँ पे एक आते हैं हमारी तूफान दल, सेवा दल और जाति दल. यहाँ पे फिर हम देखते हैं एक कनकलता बारुआ हैं आसाम की, वो एक फाइटर ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं आसाम में. ये गोपुर आसाम में एक फाइटर ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम है मृत्यु वाहिनी मतलब डेथ स्क्वाड. और ये मार्च करते हैं गोपुर पुलिस स्टेशन की तरफ जहाँ पे जाके वो लोग झंडा को लहराते हैं. इसी टाइम पे हम देखते हैं कि एक्सटेंड ऑफ द मास पार्टिसिपेशन. तो जो यूथ हैं, विमेन हैं, वर्कर्स, पीजेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मुस्लिम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. बट जो कम्युनिस्ट हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते. हमारी मुस्लिम लीग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती. फिर जो हिंदू महासभा है वो भी इस मूवमेंट का बाइकआउट करते हैं. प्रिंसली स्टेट वो भी इस मूवमेंट का बाइकआउट करते हैं. और जो सी गोपालाचारी जी जो हैं वो भी इस मूवमेंट का अपोज करते हैं. यहाँ पे फिर हम देखते हैं गोपालाचारी फॉर्मूला
आता है, जिनको राजगोपालाचारी जी को हम राजा जी भी बोलते हैं, ये हमारे इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो द फॉर्मूला ऑफ सी गोपालाचारी प्रिपेयर्ड अ फॉर्मूला फॉर कांग्रेस लेड कॉपरेशन इन 1944। इट वाज अ टैक्टिक एक्सेप्टेंस ऑफ लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रगल चल रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो एक सेटलमेंट बैठाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम बीच में अटका हुआ है वो अच्छे से काम हो। तो जिसकी वजह से गोपालाचारी जी अपना फॉर्मूला लेके आते हैं 1944 में फॉर कांग्रेस लीग कॉपरेशन। इसको राजा जी फॉर्मूला भी बोला जाता है। गांधी जी इस फॉर्मूले को सपोर्ट करते हैं, बट जो वीर सावरकर हैं वो इसे अपोज करते हैं। बेसिकली इस प्रपोजल में क्या बात की जाती है कि जो मुस्लिम लीग है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाएगी टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे प्रोविजन आता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात करते हैं सेंट्रल लेवल पर, बट जो लीग है वो इस आइडिया को एक कॉमन सेंटर होना चाहिए, इस आइडिया को अपोज करते हैं। फिर इसमें एक नेक्स्ट प्रोविजन आता है कि जो नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन प्रोविंस है वहाँ पे वोटिंग की जाएगी प्लेबिसाइड अबाउट पार्टीशन के रिगार्डिंग। फिर कि मतलब उनको किस सेक्शन में जाना है या फिर सोवरेन स्टेट रहना है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे प्लेबिसाइड कंडक्ट किया जाएगा। इन केस ऑफ पार्टीशन एक जॉइंट डीलिंग हो जाएगी, जहाँ पे डिफेंस और फाइनेंस और जो कॉमर्स है एंड कम्युनिकेशन ये जॉइंटली डील किए जाएंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के थ्रू। बट ये जो प्रपोजल है ये फेल्ड हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग इंसिस्ट करती है कि दैट ओनली मुस्लिम इन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट शुड वोट टू डिसाइड अबाउट पार्टीशन। तो ये यहाँ पे मतलब फेल हो गया ये फॉर्मूला। फिर हम देखते हैं यहाँ पे देसाई लियाकत पैक्ट आता है। यहाँ पे एफर्ट कंटिन्यू टू एंड डेडलॉक। यहाँ पे ये नेगोशिएट किया जाता है किसके थ्रू? भुलाभाई देसाई जो है कांग्रेस के थ्रू और लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के लीडर हैं उनके थ्रू। यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रपोजल में इंटरीम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। पहले जो राजा जी फॉर्मूला था वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे, बट देसाई लियाकत जो पैक्ट है यहाँ पे इंटरीम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे इस प्रपोजल में। और इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होंगे फ्रॉम कांग्रेस की साइड से भी, मुस्लिम लीग की भी साइड से। किसमें? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर बोलते हैं कि जो 20% रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ होगा, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है और सिख हैं। फिर ये बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है विल फॉर्म इन फंक्शन विद द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट ये जो प्रपोजल है ये भी फेल हो जाता है। द कांग्रेस लीडर वर हैप्पी विद द आइडिया ऑफ इक्वलिटी गिवन टू द मुस्लिम लीग, बट जो मुस्लिम लीग है वो वॉज कंसर्न दैट इवेंचुअली अदर माइनॉरिटीज विल सपोर्ट कांग्रेस। तो इसलिए ये जो पैक्ट था ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। फिर हम देखते हैं वेवल प्लान, और जिसे हम शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जो कि चर्चिल के दौरान, जो कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थे उनके दौरान आता है ये, क्योंकि 2 सितंबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है और ये आता है हमारा जून 1945 में। तो वाइसरॉय इस टाइम पे कौन है? हमारे लॉर्ड वेवल हैं, और कांग्रेस को जो लीडर है इस टाइम पे जून में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो जब आफ्टर द फेलियर ऑफ गांधी और जिन्ना टॉक 1944 में गांधी जी और जिन्ना के बीच में बात होती है, जब वो भी फेल हो जाती है सीआर फॉर्मूले के ऊपर में, तो जो वेवल हैं जो कि वाइसरॉय हैं वो कन्विंस करते हैं कि हमारी शिमला कॉन्फ्रेंस। Here we see that British government was keen on solution because there is a general election in England scheduled for mid 1945. So basically this proposal talk about the executive council of viceroy which would be completely controlled by Indian. पहले भी जो अगस्टस ऑफर था उसमें भी completely मतलब majority थी इंडियंस की, इसमें complete बोला गया है एक्सेप्ट हमारा वाइसरॉय वाली पोस्ट और कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट है उसको छोड़ के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वाइसरॉय की वो एंटायरली इंडियन के थ्रू रिप्रेजेंट की जाएगी। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि जो ये काउंसिल होगी फंक्शन करेगी एज इंटरिम गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता। फिर यहाँ पे हिंदू, सिख, मुस्लिम और गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल। नेक्स्ट प्रोविजन ये बात करता है फॉर दिस पर्पज हमने बात कर ली है कि कन्वेन करते हैं लॉर्ड वेवल शिमला काउंसिल जून 1945 में। बट दिस शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एज मुस्लिम लीग इंसिस्टेड दैट ऑल द मुस्लिम मेंबर्स शुड ओनली बी नॉमिनेटेड थ्रू मुस्लिम लीग, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इट वॉज कि इट वॉज एक्सेप्टिंग मुस्लिम लीग एज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी फॉर मुस्लिम्स एंड कांग्रेस एज हिंदू पार्टी। तो इसलिए कांग्रेस ने भी मना कर दिया। फिर द failure of 3 constitutional talk due to rigid stand of Muslim League almost gave it a veto on the constitutional talk because of the support of Britishers. Now we will see Indian National Army and Subhash Chandra Bose. So Subhash Chandra Bose passed Indian civil services securing 4th position
बट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया सर्विसेज से 1921 में एंड जॉइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बाय बिकमिंग द मेंबर ऑफ कांग्रेस। उनके पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? चित्तरंजन दास जी, और ये मेयर बनते हैं कैलकाटा के हमारी 1923 में। इन मार्च 1940 में जो बोस हैं वो कन्वीन करते हैं एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे? रामगढ़ में। ये एक जॉइंट एफर्ट होता है हमारा, जो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, और किसान सभा का एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़। बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है जुलाई में 1940 में, व्हेन ही प्रोटेस्टेड, और ट्राई करते हैं कि सत्याग्रह लॉन्च किया जाए। किसके अगेंस्ट में? अ प्रपोज्ड मॉन्यूमेंट ऑफ होवेल इन कैलकाटा, बिकॉज बोस saw this monument for Howell as a symbol of British imperialism and an insult to the memory of सिराजुद्दौला, जो कि अर्लियर ओपोनेंट थे ब्रिटिश एक्सपेंशन के, और ये रिमाइंड करता है इंडियन कॉलोनियल सब्जुगेशन, a useful issue for mobilizing Hindu and Muslim nationalist sentiments since Sirajuddaulah was a Muslim leader. So removing the monument was not merely about removing a statue, it was about challenging the colonial interpretation of Indian history. Where he was released from prison and placed under house arrest in December 1940 after a hunger strike. In January 1941 it was reported कि बोस जो हैं वो escape हो गए हैं, मतलब भाग निकले हैं। फिर जनवरी 1941 में वो पेशावर पहुंचते हैं, किस नाम से? जियाउद्दीन के नाम से, और इन्हें हेल्प कौन करता है? भगत राम। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो बोस हैं वो हिटलर से मिलते हैं एक स्यूडो नाम लेके, जिसका नाम है ऑरलैंडो मेजोर्टा। फिर विद द हेल्प ऑफ हिटलर वो स्टैब्लिश करते हैं हमारी फ्रीडम आर्मी उफ मुक्ति सेना वॉज फॉर्म्ड, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रिजनर ऑफ वॉर ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो कि कैप्चर किए जाते हैं बाय जर्मनी एंड इटली। फिर दिस डे जर्मनी में वॉज मेड द ऑफिस ऑफ फ्रीडम आर्मी, जो बोस बनाते हैं उसका ऑफिस कहाँ पे? ड्रेसडन जर्मनी में। फिर जो बोस हैं केम टू बी कॉल्ड नेताजी बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। ही गेव फेमस स्लोगन जय हिंद, कहाँ से? फ्रॉम फ्री इंडिया सेंटर, जो जर्मनी का है, वहाँ से वो जय हिंद का स्लोगन देते हैं। और ही बिगन एक रेगुलर ब्रॉडकास्ट, कहाँ से? बर्लिन रेडियो, इन जनवरी 1942, विच एंथुसियाज्ड इंडियंस। अब हम देखते हैं ऑरिजिन एंड फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये जो आइडिया होता है कि क्रिएटिंग आर्मी आउट ऑफ इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर, जो ये ओरिजिनली मोहन सिंह जो है उनका आइडिया है। जो जापानीज़ हैं वो हैंड ओवर करते हैं इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर मोहन सिंह को, फिर हु ट्राई टू रिक्रूट दैम इनटू इंडियन नेशनल आर्मी। मोहन सिंह जापानीज से लेते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर को और इंडियन नेशनल आर्मी में रिक्रूट करते हैं। तो जो ये इंडियन नेशनल आर्मी है ये बूस्ट हो जाती है विद द आउटब्रेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडिया। फिर जो जापानीज होते हैं वो बोलते हैं कि जो ये फोर्स है इसको 2000 से ज़्यादा इसमें नंबर नहीं होने चाहिए प्रिजनर ऑफ वॉर के। बट मोहन सिंह जो हैं ये अपनी मतलब आर्मी को और बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मोहन सिंह जी को कस्टडी में ले लिया जाता है बाय जापानीज़। तो अब हम सेकंड फेज पे आते हैं, जहाँ पे विद द अराइवल ऑफ सुभाष चंद्र बोस जो हैं जब वो सिंगापुर में आते हैं। बट बिफोर दैट इन 1943 में ही जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो किससे मिले होते हैं? टोक्यो में जाते हैं, और वो वहाँ के जो पीएम हैं तोजो, किस नाम से जाते हैं? आबिद हुसैन के नाम से टोक्यो में जाके जापानीज़ के जो पीएम है तोजो, वहाँ उनसे मिलते हैं सिंगापुर आने से पहले। फिर जो राज बिहारी बोस हैं वो इसी टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं इन पैन एशिया सर्कल में, और वो फाउंड करते हैं इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो। वेरी अर्ली इटसेल्फ जो राज बिहारी बोस हैं वो सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गए थे। और जब इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म की जाती है सिंगापुर में मोहन सिंह के थ्रू, तो राज बिहारी बोस वॉज ग्रेटली एक्साइटेड एंड लेफ्ट टोक्यो फॉर साउथ ईस्ट एशिया। फिर बैंकॉक में एक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको किसके अंडर लेके आएंगे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंडर आएगी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको कौन चेयर करेगा? राज बिहारी बोस जी। राज बिहारी बोस जो है वो क्रिएट करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1942 इन टोक्यो। ये नोट करने की बात है कि ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क था ये राज बिहारी बोस जी के ही थ्रू था। बाद में ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बिल्डअप इंडियन नेशनल आर्मी, और सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं इसके सुप्रीम कमांडर बनते हैं ऑन अगस्त 1925। अक्टूबर 21, 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो फॉर्म करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया, कहाँ पे? सिंगापुर में, विद H.G. चटर्जी इसके फाइनेंस पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं, और MAIA ब्रॉडकास्टिंग और लक्ष्मी स्वामीनाथन विमेन डिपार्टमेंट को। यहाँ पे एक फेमस स्लोगन दिया जाता है बोस जी के थ्रू मलाया में, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मलया में दिया जाता है ये, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि विमेन रेजिमेंट जो है रानी झांसी रेजिमेंट वो फॉर्म की जाती है, और इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाता है रंगून बर्मा इन जनवरी 1944 में। एंड आर्मी रिक्रूटेड जो होती हैं वर टू मार्च फ्रॉम देयर विद वॉर क्राई चलो दिल्ली। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो नवंबर 1943 में जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसको जापानीज़ आर्मी जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी को दे दी जाती है, और आइलैंड्स का नाम क्या रख दिया जाता है? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रिस्पेक्टिवली।
जुलाई 6 1944 में जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं आज़ाद रेडियो हिंद रेडियो पर, और फर्स्ट पर्सन है सुभाष चंद्र बोस जी जो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। ही आस्क्ड फॉर गांधी जीज ब्लेसिंग फॉर इंडियाज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर जो आज़ाद हिंद फौज है वो बर्मा बॉर्डर को क्रॉस करती है और इंडियन सॉइल पे आके खड़ी हो जाती है 18 मार्च 1944 में। इंडियन नेशनल आर्मी की जो यूनिट है वो सब्सिक्वेंटली एडवांस करती है किसकी तरफ, कोहिमा एंड इम्फाल की तरफ में। फिर 14 अप्रैल को जो कर्नल मलिक ऑफ बहादुर ग्रुप हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी के फ्लैग को फर्स्ट टाइम इंडिया के मेन लैंड पे होस्ट करते हैं एट मोइरंग इन मणिपुर, जहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी की मेमोरियल कॉम्प्लेक्स आज है। और वहाँ पे जय हिंद का नारा लगाते हैं और बोलते हैं नेताजी जिंदाबाद। फिर अगस्त 18 1945 को रिपोर्टडली जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी मिस्टीरियसली हमें पता चलता है कि एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई है। कहाँ पे, ताइपी, ताइवान। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।